एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। डिस्कस करेंगे इस वीडियो में हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत और कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत के जो अभी तक 2011 से 2019 के बीच में जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आज इसमें हम सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो में जो हम लोगों ने जिन पियाजे-वाइगॉत्स्की के सिद्धांत से 22 क्वेश्चन को सॉल्व किया था, जो प्रीवियस ईयर पे जो 2011 से जो 2019 के बीच में जो आए हुए थे। तो इस वीडियो में जो हम लोग 10 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले हमें चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जो घंटी का निशान उसको प्रेस कर लीजिए, ताकि जो मैं लेटेस्ट वीडियो को भेजती हूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो फ्रेंड्स, एक चीज़ आपको सीटेट में ध्यान रखना है कि जो मनोवैज्ञानिक के जो सिद्धांत जो पूछता है, वो वन लाइनर ना दे करके बल्कि जो पैडागॉजी के रूप में देता है। तो आपको इस पैडागॉजी को समझना और बहुत ज़रूरी है। अगर आपको सीटेट में जो है सीटेट पास करना है, तो जब तक आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आपको जो उसकी समझ नहीं बढ़ेगी। तो आइए समझते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण को डैश 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 संदर्भ में रखकर देखने की आवश्यकता है। तो हमारा पहला ऑप्शन है आर्थिक, सेकेंड है सांस्कृतिक, थर्ड है नैतिक, फोर्थ है बहुभाषी। तो जो हमारा भाषा शिक्षण होता है उसको हम बहुभाषी संदर्भ में जो है हमें देखने की आवश्यकता होती है। बहुभाषी का मतलब होता है फ्रेंड्स, अगर आप एक भाषा के शिक्षक हैं, अगर आप कक्षा में पढ़ा रहे हैं भाषा शिक्षण, तो आपको मतलब उस क्लास में एक ही भाषा के बच्चे नहीं मिलेंगे, उसमें जो है कई भाषा के बच्चे मिलेंगे। जैसे मान लीजिए कोई हिंदी मीडियम का हुआ, कोई अंग्रेज़ी मीडियम का हुआ। इसके अलावा जो अन्य राज्य के बच्चे आते हैं, जैसे मान लीजिए कोई गुजराती हुआ, वो गुजराती उसका मातृभाषा होगा। इसके अलावा जैसे कोई मराठी हुआ तो उसका जो है जो मराठी, कोई महाराष्ट्र का हुआ तो मराठी मतलब उसका मातृभाषा होगा। तो हमें जो है क्लास में सिर्फ एक लैंग्वेज का इस्तेमाल ना करके जो है हमें बहुभाषी जो है होना चाहिए। तो एक शिक्षक का एक गुण होना चाहिए कि वो जो है एक भाषा को ना बल्कि बहुभाषी के संदर्भ में उसको जो है देखना चाहिए। तो हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसके बाद सेकंड नंबर पे है, सेकंड है हमारा कि बहुभाषी कक्षा से तात्पर्य है। तो पहला ऑप्शन है जिस कक्षा में कम से कम 2 भाषाओं में पाठ्य पुस्तक उपलब्ध हो। इसके बाद सेकंड है जिस कक्षा में प्रत्येक बच्चे के घर की बोली को सम्मान दिया जाता हो। इसके बाद थर्ड है जहां बहुत सी भाषाओं का अध्यापन किया जाता हो। इसके बाद फोर्थ है जिस कक्षा के शिक्षक शिक्षिका 2 या 2 से अधिक भाषाएं पढ़ लिख सकते हो। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो फोर्थ होगा कि जिस कक्षा के शिक्षक शिक्षिका 2 या 2 से अधिक भाषाएं पढ़ लिख सकते हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, बहुभाषी। फ्रेंड्स, एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, सीटेट की जब एग्ज़ाम आप दे रहे हो या क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, जो ऑप्शन रहते हो सभी लगभग सही होते हैं, लेकिन हमें उस क्वेश्चन को जो है क्वेश्चन के आंसर को सॉल्व करना है जो प्रश्न के बहुत करीब होते हैं। तो जैसे मान लीजिए इसमें जो है जैसे इसमें दिया है कि जिस कक्षा में कम से कम 2 भाषाएं पाठ्य पुस्तक उपलब्ध हो। ये भी कोई गलत नहीं है। सेकेंड है जिस कक्षा में प्रत्येक बच्चे के घर की भाषा बोली जाने वाली सम्मान दिया जाना चाहिए। तो वो ठीक है, अगर कोई बच्चा अपनी मातृभाषा को लेकर के आता है तो उसकी सम्मान देना चाहिए, ये भी ठीक है। लेकिन जो ये चौथा जो है, इससे जो बहुभाषी कक्षा से तात्पर्य मतलब ये चौथा जो है ज़्यादा सटीक आंसर है, तो हमें उसी को जो है सेलेक्ट करना होता है। इसके बाद थर्ड नंबर पे है, थर्ड है हमारा लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सृजित करता है। तो हमारा ऑप्शन है, पहला है स्तर स्तर थर्ड, और दूसरा है स्तर फोर्थ, तीसरा है स्तर फर्स्ट और चौथा है स्तर सेकेंड। तो इसमें जो कहा गया है जो नैतिकता की अनुपस्थिति जो हमारा होता है, जो कोहलबर्ग ने जो 3 जो है इसकी जो अवस्थाएं बताई थी, जो है
हाँ, उसमें 3 जो अवस्थाएं बताई थी। तो पहला जो था पूर्व परंपरागत, दूसरा था परंपरागत, इसके बाद जो लास्ट वाला था उत्तर परंपरागत। तो जो तीनों में जो है उसके जो दो भाग उसमें बताए हैं। तो जो पहला वाला भाग होता है जो पूर्व परंपरागत का, तो जो विश्व पूर्व परंपरागत जो पहला भाग होता है उसमें उसको हम भय और पुरस्कार का जो अवस्था कहते हैं। तो उसमें जो होता है बालक के जो हमारी पहली अवस्था होता है, इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वो फर्स्ट होगा, क्योंकि जो पहली यहाँ पे बात की गई है कि नैतिकता का अनुपस्थिति। तो जो नैतिकता जो अनुपस्थिति होता है वो बालक जो होता है कोहलबर्ग की जो फर्स्ट जो स्टेज होता है उसमें जो है नैतिकता की अनुपस्थिति। क्योंकि जब बालक छोटा होता है तो उसको पता नहीं होता है कि हाँ क्या चीज़ सही क्या चीज़ गलत है, क्या समाज में क्या रूल क्या नियम है, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो वो जो पहला जो उसका जो स्टेज होता है उसको जो भय और पुरस्कार का जो है अवस्था कहा जाता है। जैसे मान लीजिए अगर आप कोई छोटा बच्चा है, अगर उसको जो है कोई कार्य करने के लिए कहते हैं, तो अगर कार्य करने से पहले अगर उसको बोलेंगे कि बेटा अगर ये आप काम कर दोगे तो हम आपको 10 रुपये देंगे, तो जब वो सुनता है कि उसको 10 रुपये मिलने वाला है तो वो तुरंत उस कार्य को करता है, क्योंकि उसको पता है कि अभी हमें 10 रुपये मिलेगा। तो इसको पुरस्कार। इसके बाद जो सेकेंड वाला है भय। भय का जो मतलब होता है कि अगर आप बच्चे को कार्य करने के लिए कहते हैं, अगर वो नहीं करता है तो आप बोलते हैं कि अगर ये काम तुम नहीं करोगे तो हम तुमको मारेंगे। तो बच्चा जो भय के कारण जो है वो काम को तुरंत करता है। तो जो हमारा ये पहला स्टेज होता है तो इसमें जो है उसको नैतिकता की अनुपस्थिति होती है। तो हमारा इसमें जो है फर्स्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा में डैश। तो पहला हमारा ऑप्शन है बच्चे की मातृभाषा को समुचित सम्मान स्थान देते हुए मानव। एक मिनट। यहाँ पे कहा गया है कि बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा कक्ष में डैश। तो पहला हमारा ऑप्शन है बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान स्थान देते हुए मानव भाषा से भी परिचय कराना चाहिए। इसके बाद सेकेंड नंबर पे है बच्चों की केवल मानक भाषा के प्रयोग के लिए पुरस्कृत करना चाहिए। इसके बाद थर्ड है बच्चों की मातृभाषा को सही सदैव प्रयोग किया जाना चाहिए। इसके बाद जो है इसमें फोर्थ है बच्चे की मातृभाषा का प्रयोग वर्जित होना चाहिए। तो जो हमारे इसमें राइट आंसर है ये फर्स्ट होगा, क्योंकि बच्चे की मातृभाषा को समुचित सम्मान देते हुए मानव भाषा से भी परिचय कराना चाहिए। मान लीजिए कोई आप एक टीचर हैं, आप एक भाषा शिक्षक के जो टीचर हैं, तो अगर कोई बालक आता है कक्षा में तो आप उसके जो मातृभाषा के साथ जब वो आता है तो आप उसकी भाषा को जो है एक्सेप्ट भी करेंगे। प्लस इसके बाद जो आपकी मानव भाषा जो हमारी हिंदी है या जो भी हमारी मानव भाषा स्टैंडर्ड जो लैंग्वेज होती है उससे जो उसको जोड़ने का प्रयास करेंगे। तो हमारा ये हुआ। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। तुम्हारा पहला ऑप्शन है कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए, इस पर कठोर निर्देश दे करके। इसके बाद सेकंड है धार्मिक शिक्षा को महत्व दे करके। इसके बाद थर्ड है व्यवहार के स्पष्ट नियम बना करके। फोर्थ है नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। तो इसको समझते हैं हर ऑप्शन को। तो यहाँ पे जो कहे हैं कोहलबर्ग ने, तो शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कैसे करेगा। तो जैसे इसमें जो दिया है कि कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए, इस पर कठोर, आप बच्चों को कभी कठोर जो है निर्देश या कठोर कभी उसको नियम नहीं बनाएंगे। बच्चा जो है उसको वो स्वाभाविक होता है, वो सीखने के लिए वो खुद तत्पर होता है, उसको उसमें खुद छोड़ेंगे, ना कि उस पर आप कोई कठोर नियम लागू करेंगे। तो ये जो हमारा आंसर हुआ ये गलत हुआ।
इसके बाद सेकंड नंबर है धार्मिक शिक्षा को महत्व दे करके। आप एक जो है टीचर हैं और आप जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है उसमें किसी धर्म किसी जाति की जो है महत्व नहीं दिया जाता है। इसके बाद थर्ड नंबर पे है व्यवहार के स्पष्ट नियम बना करके। ये भी जो है ये भी गलत है, क्योंकि व्यवहार कोई स्पष्ट कोई नियम नहीं होता है। व्यवहार एक स्वाभाविक होता है, हर जो बच्चे का उसका व्यवहार अलग होता है। इसके बाद फोर्थ है नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। ये ऑप्शन हमारा राइट है कि नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, तो हमारा राइट आंसर हुआ। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है कि एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे। तो हमारा पहला ऑप्शन है बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देंगे। सेकेंड है पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक पाठ को भली भांति समझाना। थर्ड है बच्चों को व्याकरण सिखाना। इसके बाद चौथा है स्वयं शुद्ध भाषा प्रयोग करना। तो आइए इस ऑप्शन को एक एक पॉइंट को समझते हैं। तो जैसे इसमें कहा गया है कि बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना। तो अगर आप एक भाषा शिक्षक हैं, एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक हैं, तो जब आप बच्चे को अधिक से अधिक अवसर देंगे तो वो सीखने के एक उन्हें अवसर मिलेगा, आपस में बातचीत करेंगे और एक दूसरे से इंटरेक्ट होंगे, तब वो जो है भाषा को सीखेंगे। ये हमारा सही ऑप्शन हुआ। सेकेंड थर्ड फोर्थ क्यों नहीं हो रहा? पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ को भली भांति समझाएंगे, ये गलत है, ये नहीं होगा। इसके बाद फ्रेंड एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि जो यहाँ व्याकरण की बात आती है, जो हमारी जो प्राइमरी लेवल का जो होता है सीटेट, प्राइमरी लेवल में सीटेट जो होता है या जो प्राइमरी कक्षा के बालक होते हैं उनको हम व्याकरण नहीं पढ़ाते हैं, हम जूनियर लेवल के जो बालक होते हैं उनको हम व्याकरण पढ़ाते हैं। अगर कभी जूनियर का अगर जो एग्ज़ाम दे रहे हैं आप सीटेट का अगर व्याकरण आए तो आप उसको सही कर सकते हैं, लेकिन अगर प्राइमरी जो दे रहे हैं तो उसमें जो है व्याकरण नहीं पढ़ाया जाता है। इसके बाद फोर्थ है स्वयं शुद्ध भाषा का प्रयोग। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई टीचर बहुत शुद्ध बोल रहा है तो बच्चा भी जो शुद्ध बोलने लगे। बच्चे से वार्तालाप करके उसके जो है भाषा को एक्सेप्ट करके उसी भाषा उसकी मातृभाषा में ही पहले जो है शिक्षा पढ़ाए। तो ये हुआ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण से बहुबुद्धि सिद्धांत थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस से संबंधित नहीं है। आप नहीं वाले शब्द को बहुत ध्यान से जो है देखिएगा। तो हमारा पहला ऑप्शन है यह शोध पर आधारित नहीं है। सेकंड है विभिन्न बुद्धियाँ भिन्न विद्यार्थियों के लिए विभिन्न पद्धतियों की मांग करती हैं। थर्ड है प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्राय एक क्षेत्र में ही अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं। चौथा है इसका कोई अनुभवात्मक आधार नहीं है। तो जिसमें हमारा राइट आंसर होगा थर्ड होगा कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्राय एक क्षेत्र में ही अपना विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं, यहाँ पे नहीं का निशान दिया है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो थर्ड होगा कि जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं वो सिर्फ एक क्षेत्र में नहीं बल्कि जो उनके सामने जितनी भी कठिन परिस्थितियाँ आती हैं वो बल्कि जो है जो चुनौतीपूर्ण जो कार्य होते हैं उसको करने के लिए तत्पर होते हैं, उन्हें बहुत शौक होता है। तो इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 1 बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता है। हमारा पहला ऑप्शन है विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। इसके बाद सेकेंड है यह सभी 7 बुद्धियों को समान महत्व नहीं देता है। थर्ड है यह केवल अब्राहम मैस्लो के जीवन पर आधारित नहीं है। इसके बाद फोर्थ है सुदृढ़ अनुभवात्मक अध्याय पर आधारित है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो फर्स्ट होगा, विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। तो इसके बाद नेक्स्ट हमारा है हावर्ड गार्डन का बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषताएं हो सकती हैं।
तुम्हारा पहला है पैटर्न की खोजने की एक तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता। इसके बाद सेकंड है ध्वनि ताल तथा शब्दों के अर्थ के प्रति संवेदनशीलता। थर्ड है दृश्य स्थानीय परिवेश के सटीक रूप से ग्रहण करने की योग्यता। फोर्थ है संगीत में अभिव्यक्तियों के आवाज़ के स्तर ताल एवं सौंदर्यपरक गुणों को उत्पन्न करने एवं प्रशंसा करने की योग्यता। तो जो हमारा राइट आंसर होगा ये फर्स्ट होगा। जो बहुबुद्धि के जो उनका सिद्धांत के अनुसार जो एक के जो तार्किक गणितीय जो बुद्धि के जो व्यक्ति होता है तो वो पैटर्न को खोजने की तर्क एवं लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशील होता है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन 2019 में आया हुआ है जब मैंने एग्ज़ाम दिया था। तो चलिए आगे देखते हैं। तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त एक व्यक्ति की बुद्धि को किस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है। तो पहला हमारा है नैदानिक, दूसरा है प्रकृतिवादी, तीसरा है अंतर्वैयक्तिक, चौथा है अंतर्वैयक्तिक। फ्रेंड्स तीसरा जो है अंतर्वैयक्तिक और चौथा अंतर्वैयक्तिक, इनमें जो है उच्चारण तो एक ही है बट शब्दों में जो है इसका जो अंतर है। तो इसमें जो है इसके जो इसका जो भावार्थ है इसमें भी जो है अंतर है। तो इसको मैं आपको समझा देती हूँ। जो हमारा पहला थर्ड वाला अंतर्वैयक्तिक का मतलब होता है किसी की जो शारीरिक जो बनावट होती है, शारीरिक जो रचना होती है और उसकी बौद्धिकता, व्यक्तित्व, रुचि, मूल्य, अभिवृत्ति, वृद्धि और विकास जो होते हैं जो इसमें आते हैं अंतर्वैयक्तिक में। मतलब जो उनकी शारीरिक जो बनावट होती है या उनकी शरीर रचना जो होता है जो हमें एक्सटर्नल जो हमें दिखाई देता है तो उसको जो है अंतर्वैयक्तिक में आते हैं। और जो फोर्थ वाला है अंतर्वैयक्तिक, इसमें जो है तो जो व्यक्ति का जो इंटरनल जो उसका गुण होता है जैसे इसमें है स्मृति है, विस्तार है, इसके बाद गणितीय योग्यता है, शब्द प्रवाह है और इसके बाद जो है कुशलता है, आगमन, निगमन, तर्क एवं क्रियाशीलता में ये अंतर करने के योग्य होते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में जो है हम लोगों ने हार्वर्ड गार्डनर के और इसके बाद जो है कोहलबर्ग के सिद्धांत के जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बने हुए थे अभी तक जो है सॉल्व किए। नेक्स्ट वीडियो में कुछ मैं अच्छे जो है मतलब मैटर को लेकर के आऊँगी तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। फ्रेंड्स इस वीडियो को मेरे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। तो ओके, बाय बाय।